जैसे आपने बोला कि साथ के साथ आप नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने क्या 2024 का पेपर देखा, पेपर वन पेपर टू? 24 का देखा था सर मैंने। लेवल काफी अप है इस बार का कंपेरेटिवली लास्ट के 4-5 ईयर्स का अगर देखें तो। ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम, जैसे हरियाणा के अंदर तो बहुत मेजर रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्सेस के अंदर रहती है, लेकिन हरियाणा के भी अगर कोर सेंटर की बात करें तो इधर हम बात करें जींद और महेंद्रगढ़, सबसे ज्यादा फोर्सेस के अंदर यहाँ के युवा जो है इनका रुझान ज्यादा है, इसका रीजन क्या है? कि सर जो डिफेंस फोर्सेस जो हमें जो प्रेस्टीज देती हैं सोसाइटी में, जो रिस्पेक्ट देती हैं, वो सर अनपैरेलल है, वो किसी भी और फील्ड में नहीं मिल पाता। तो हम्म। सर जो जो देश की सेवा हम कर सकते हैं, एक तो वही फर्स्ट मोटिव है। और सर सोसाइटी में भी वैल्यू काफी बढ़ जाती है उसको। जो आदमी जो सर्विंग है सीएपीएफ में या आर्मी में, तो उसको काफी रिकॉग्निशन मिलता है अपने विलेज से भी। हेलो नितेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट यू गॉट सिलेक्टेड इन सीएपीएफ 2023। इसके बाद आई वुड टू लाइक टू आस्क दैट रिसेंटली मेरिट लिस्ट जो है और जो फोर्स एलोकेशन जो है वो भी फोर्स की दे दी गई है, तो आपको कौन सी फोर्स अलॉट की गई है? सर आई हैव गोट एसएसबी। यू गॉट एसएसबी एंड योर फर्स्ट प्रेफरेंस वाज सीएसएफ। ओके, सो आर यू हैप्पी विद दिस? ये सर एक्चुअली मेरे को लगा सर बाय मिस्टेक मैंने ठीक ही किया कि सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब एसएसबी को डालना था फर्स्ट प्रेफरेंस। बट एसएसबी मिल गई तो अब आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। यू आर सेटिस्फाइड। ओके। एसएसबी की भी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। एसएसबी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शायद आपको सीएसएफ में ना सीखने को मिलती। सीएसएफ जो है उसका एक्सपोजर नो डाउट पब्लिक डीलिंग के साथ बहुत है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आते हो यू विल एंजॉय मोर एसएसबी। ओके। यस सर। चलिए हम कुछ जो चीजें हैं जान लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे नितेश जिससे आने वाले जो एस्पिरेंट्स है सीएपीएफ में जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदा हो सके, क्योंकि यू हैव ट्रेवल्ड दिस जर्नी। आपने इस जर्नी में कितने साल बिताए हैं इस जर्नी के अंदर? इसमें 2.5 ईयर सर, 2.5 ईयर आई वॉज देयर फॉर इन द प्रोसेस। 2.5 साल से आप इसके प्रोसेस में। इससे पहले क्या आपने सीडीएस के अटेम्प्ट भी दिए हैं? सर इसके साथ में ही दिए हैं। एक्चुअली मेरी 2021 में ग्रेजुएशन हुई थी, तो हम्म। उसके बाद मैं 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सीएपीएफ का, तो उसके साथ में ही मैं सीडीएस का भी कर रहा था प्रिपरेशन। ठीक है। और जहां तक मैंने देखा है कि आप लगभग 10 महीने से जॉब भी कर रहे थे तमिलनाडु के अंदर। यस सर, मैंने एक कंपनी में भी सर्व किया है 10 मंथ्स के लिए। तो उसके हाँ। बाद ही सर मैं 2022 में अटेम्प्ट देने आया था, तो इस वजह से हम्म। मेरे पास टाइम कम था, तो शायद इसी वजह से 2022 वाला मिस कर गया था। ठीक है, तो आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वहां पे आप एज अ ट्रेन यू और वर्किंग देयर, सो तमिलनाडु में आप काम कर रहे थे। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका तमिलनाडु में रह के? सर इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। द पीपल देयर दे वर वेरी काम, एंड द वर्क एक्सपोजर, द माय फर्स्ट वर्क एक्सपोजर ऑफ दैट कॉर्पोरेट लाइफ, तो इट वाज वर्थ इट। और अगर मैं पूछूं इससे रिलेटेड, कि आपके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने वहां पे काम किया लगभग 10 महीने, वॉज देयर एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, one question was there. So the chairman, sir, so he asked that why did you left that job? So हम्म। after that, I explained him that from initially my dream was to join the CAPF only, but to get the practical experience because I have done chemistry in graduation. So just for that reason, I have joined the corporate life. But my main purpose was the CAPF only. So I think he was seeming satisfied with this answer. ओके। ओके, सो बोर्ड कौन सा था आपका? शील वर्धन सर का था सर। ओके, सीलवर्धन सर का था, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया है। ग्रेजुएशन में ये ऑलरेडी आपने बोला कि केमिस्ट्री से आपने की है, फिर भी किस कॉलेज से की है, किस ईयर में की है, और योर फैमिली बैकग्राउंड। So, sir, my father is serving in Haryana Prison Department. So he is हम्म। working as a head constable there, and my mother is a housewife. And I have completed my 10th as well as 12th from Arun Public School from Jeend, Haryana. And after that, I have completed my graduation in chemistry honors from the Hindu College of Delhi University. So, sir, that was brief intro. 2021 में आपने अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी हिंदू Right, sir. हिंदू कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद आपने मास्टर्स करने की नहीं सोची? सर एक्चुअली मतलब फैमिली का थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखते हुए, तो मतलब यही हम्म। था मेंटेलिटी कि जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लेते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करने लग जाते ठीक है। तो आपको, आपने केमिस्ट्री से की है ना वैसे, केमिस्ट्री ऑनर्स से? हैं। राइट। तो केमिस्ट्री ऑनर्स में दैट कंपनी इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो एज एन, इफ आई कैन आस्क के किसी और को करियर गाइड करने के लिए
ठीक है, कि कोई केमिस्ट्री ऑनर्स से कुछ करता है, तो उसके लिए ओपनिंग कैसे होती है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और आपने अप्लाई कैसे किया इसके अंदर? सर एक्चुअली मतलब अगर आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो सर हम्म। प्लेसमेंट का तो चांस रेयर रहता है। वो बाय चांस हमारे टाइम पे आ गया था 2021 बैच में। तो सर हम्म। उसके लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, वही बेस्ट ऑप्शन है। तो हम्म। सर केमिस्ट्री में तो चांसेस कम है। इसमें सर हम्म। आगे जैसे मास्टर्स परस्यू करके अपना या तो प्रोफेसर लाइफ कर सकते हैं, तो या फिर वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से केमिस्ट वगैरह का वो भी ऑप्शन है। तो हम्म। ये है सर इसमें थोड़ा। अगर सपोज इफ नॉट आर्म्ड फोर्सेस, तो आप कौन सा करियर चूज करते? टीचिंग में जाते क्या आप, या फिर और कौन सा करियर आपने डिसाइड कर रखा था? सर एक्चुअली मैं सीएपीएफ के लिए सोच रहा था, तो मैंने अगर ये असिस्टेंट कमांडेंट नहीं होता तो मेरा एसआई सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम, उसका भी मैं साथ में बैकअप के तौर पे ले रहा था। हम्म। तो आना तो सर यूनिफॉर्म फोर्सेज में ही था, वही ड्रीम था सर। ठीक है। ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम, जैसे हरियाणा के अंदर तो बहुत मेजर रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्सेस के अंदर रहती है, लेकिन हरियाणा के भी अगर कोर सेंटर की बात करें तो इधर हम बात करें जींद और महेंद्रगढ़, सबसे ज्यादा फोर्सेस के अंदर यहाँ के युवा जो है इनका रुझान ज्यादा है, इसका रीजन क्या है? सर पहला तो ये है कि सर जो डिफेंस फोर्सेज जो हमें जो प्रेस्टीज देती हैं, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट देती हैं, वो सर अनपैरेलल है, वो किसी भी और फील्ड में नहीं मिल पाता। तो हम्म। सर दो जो देश की सेवा हम कर सकते हैं, एक तो वही फर्स्ट मोटिव है। और सर सोसाइटी में भी वैल्यू काफी बढ़ जाती है उसको। जो आदमी जो सर्विंग है सीएपीएफ में या आर्मी में, तो उसको काफी रिकॉग्निशन मिलता है अपने विलेज से भी। तो सर मेरे ख्याल में यही मेन रीजन है जो हरियाणा वाले इसको चूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और नितेश, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जब रिजल्ट आया जिस दिन, तो आपने खुद पीडीएफ में चेक किया था या आपके किसी फ्रेंड ने आपको फोन किया था? सर एक्चुअली मतलब रिजल्ट के वो सीएपीएफ इंटरव्यू होने के बाद काफी टाइम हो गया था कि रिजल्ट हम बार बार हर एक फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा आएगा। हम्म। बट हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही लग रहा था, तो मतलब थोड़ा सा तो उम्मीद छोड़ दिया था कि चलो कोई नहीं, जब आएगा तो देख लेंगे। नहीं तो सर साथ में अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट सर उस दिन फ्राइडे का दिन था, 5 जुलाई। तो सर मैं उस हम्म। टाइम दोस्त के साथ में खेलने गया हुआ था क्रिकेट। तो हम्म। उसी टाइम मतलब एकदम 7 बजे के करीब तो वो रिजल्ट का पीडीएफ आया, पता चला। तो सर वो हम्म। मैंने ही ओपन किया, मैं मतलब भगवान जी का नाम ले रहा था और विद गॉड ग्रेस मेरा नाम उसमें मिल गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट। ठीक है। इमोशनल काफी मोमेंट था वो। तो उसमें सबसे पहले आपने किसको फोन किया, मतलब परिवार को बताया, फ्रेंड को बताया? हाँ ये सर मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया था, तो मतलब ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे को आ सकता है रिजल्ट। तो हम्म। फिर ये बोल रहे थे कि अगर मिलने जा रहे हो, अगर रिजल्ट आ जाए तो फिर ठीक है, कॉल वगैरह कर देना। तो मतलब रिलेटिव्स को बता देंगे, बाकी मिठाई वगैरह का फिर अरेंजमेंट करना है, वही हम्म। सेलिब्रेशन करना है। तो इनको फोन किया, घर वालों को, फिर और सभी को फोन किया। एक एक चीज इसमें नितेश हमेशा ये रहती है कि हम लास्ट तक श्योर नहीं रहते कि हमारा इस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो आपके लिए ये कंफर्म था या डाइसी था, 50-50 था, 60-30 था, ऐसा कुछ था? सर एक्चुअली मतलब कंफर्म तो नहीं था, 50-50 था। और सर उसी की वजह से मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट का भी प्रिपरेशन साथ में करके चल रहा था। एंड हम्म। एज ए बैकअप मैंने सीपीएफ एसआई का भी एग्जाम दे रखा था, सीपीओ एग्जाम। हम्म। तो सर बैकअप तो लेना पड़ता है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम काफी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ हम्म। द कंपटीशन। तो ये जो आपका अटेम्प्ट था, हाँ शायद आपका सेकंड अटेम्प्ट था, और सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई इसको कर लिया। और जैसे आपने बोला कि साथ के साथ आप नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने क्या 2024 का पेपर देखा, पेपर 1 पेपर 2? 24 का देखा था सर मैंने, लेवल काफी अप है इस बार का कंपेरेटिवली लास्ट के 4-5 ईयर्स का अगर देखें तो। तो जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन की थी, उन सोर्सेज पे तो मैं आऊंगा। तो विद दैट प्रिपरेशन जो भी आपकी पहले की स्ट्रेटजी रही थी, क्या 2024 में भी वो अप्लाई हो पाती तो मतलब क्या वो सही तरीके से अप्लाई हो पाती, या फिर एग्जाम हॉल में ही हमें खुद को इस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि पहले ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए? सर इस बार थोड़ा सा 2024 का मेरे को पेपर ट्रिकी इस वजह से भी लगा क्योंकि सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि पॉलिटी से एक्सपेक्ट करते हैं 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। बट हम्म। सर इस बार 4 और 5 क्वेश्चन ही आए थे। और हम्म। इकोनॉमी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो सर वो हम्म। एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता था एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इकोनॉमी को थोड़ा ऊपर ऊपर से ही करके जाते हैं, बट इस बार काफी डीप में इकोनॉमी पूछा था। और सर हम्म। हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री तो मतलब पिछले पिछले काफी साल से यूपीएससी ने काफी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया ही हुआ है। उसके लिए तो सर सोर्स में मतलब और थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ता, जो मेरी पिछली तैयारी थी उससे शायद मैं हम्म। 60-70% तो अटेम्प्ट कर सकता था। बट हम्म। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार वो तो। ठीक ठीक है। चलिए अब हम इस पे बात कर लेते हैं, कुछ सोर्सेज पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्सेज के बिना तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना इट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 आपने कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया है?
सर सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इज हम्म। द बाइबल। एंड देन प्लस आई हैव आल्सो फॉलोड दैट 11th एनसीईआरटी आल्सो। So हम्म। these two would be sufficient. And rest of all the PYQ we can do for the PYQ of CDS, NDA, हम्म। CAPF and civil service selectively. तो हम्म। सर पॉलिटी के लिए तो इतना सफिशिएंट है, पॉलिटी काफी स्कोरिंग रहता है। हम्म। एंड देन सर कमिंग ऑन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए सर वो एक 11th क्लास की बुक है इकोनॉमी की। तो वो पेपर 2 में भी काफी हेल्प करती है, पेपर 1 के लिए भी उसका मतलब स्टैटिक पोर्शन काफी बढ़िया है, एनसीईआरटी है। एंड हम्म। 12th की माइक्रो एंड मैक्रो। तो सर माइक्रो को सिलेक्टिवली ही पढ़ना है, जैसे डेफिनेशन वगैरह एनसीईआरटी में काफी फॉर्मूला टाइप भी दिया हुआ है, तो वो सब स्किप कर सकते हैं। बट वो मैक्रो को काफी अच्छे से करना है। एंड हम्म। देन सर कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स हम कवर कर सकते हैं, लाइक मुरनाल सर का काफी फेमस रहता है, तो हम्म। उनका डेफिनेशन वगैरह तो वो काफी बढ़िया है इकोनॉमिक्स के लिए। हम्म। एंड सर कमिंग ऑन जियोग्राफी, तो 6 to 10th अगर आपका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है तो वो उससे हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 11th एंड 12th दे आर मच इम्पोर्टेंट। मतलब अगर पीछे का देखेंगे तो काफी 21 में भी, 22 में, 23 में काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट हिट आए हैं। तो सर 11th और 12th वो कम्प्रीहेंसिवली कर सकते हैं। साथ में जैसे इस बार का पेपर देखा थोड़ा लेवल टफ था, तो उसके लिए थोड़ा जीसी लोग भी जो करके गए होंगे तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिला होगा। हम्म। तो सर ये ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी था। एंड सर उसके बाद अगर हिस्ट्री का देखें तो सर उसमें थीम्स कर सकते हैं, थीम्स ऑल द थ्री। वो तो सर वर्बैटिम करना पड़ेगा, उसमें काफी मतलब हम हम्म। कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सर तमिलनाडु एनसीईआरटी है, वो भी फॉलो करनी है। और सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एक फाइन आर्ट्स भी है एंशियंट एंड मेडिवल के लिए। और उसके बाद तो सर पीवाईक्यू, जैसे वो सिविल सर्विस में भी जो कई रिपीटेड है वो इसमें आ जाते हैं, सीएपीएफ में भी, हम्म। और सीडीएस एनडीए, तो उन सब का। और सर अगर इस बार 2024 के भी देखें तो कुछ क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से भी आए हैं, वो बुक है हिस्ट्री की। तो सर उसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर से अगर एक दो रीडिंग दे दें तो काफी एडवांटेज दे सकता है। और इसके बाद सर अगर साइंस पे आए तो साइंस काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस में 9th और 10th एनसीईआरटी वुड सफाइस। तो दैट वन वी हैव टू कंप्लीट, मतलब वर्ड बाय वर्ड उसको करना पड़ेगा। एंड पीवाईक्यू करने के साथ साथ अगर कुछ टॉपिक हमें लगेंगे कि मतलब 11th 12th से आ रहे हैं, तो लाइक पॉलीमर का है या मेडिसिन का है, तो वो भी मतलब एक दो सिलेक्टिव टॉपिक वो भी कर सकते हैं 11th 12th। तो सर ये साइंस की स्ट्रेटजी थी। उसके बाद हम करंट अफेयर के लिए तो न्यूज़पेपर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज हमने देखा है कि सीएपीएफ में भी ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है, लाइक वन लाइनर अब काफी कम आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। तो हम्म। सर उसको सोल्व करने के लिए तो हमें न्यूज़पेपर पे रिलाई करना पड़ेगा। एंड प्लस विजन मंथली मैगजीन एंड सम वन लाइनर मैगजीन वी कैन फॉलो लाइक फॉर लास्ट 1 ईयर। तो सर दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1। तो आपने बहुत अच्छी बात की है, कुछ ये कि ट्रेंड जरूर चेंज हो रहा है लेकिन हमें बेसिक सोर्सेज पर रिलाई करना ही पड़ेगा, वो उसको चेंज मत कीजिए। तो 2024 के सोर्सेज मतलब पेपर को देखने के बाद क्या हमें उन्हीं सोर्सेज पर रिलाई करना चाहिए या फिर मेजरली चेंज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ बताओगे इस बारे में? सर मैं सोचता हूँ कि मतलब बेसिक तो आपको पहले, मतलब अगर एडवांस आ रहा है पेपर का तो आप हम्म। एडवांस पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो फर्स्टली आपको बेसिक ही कवर करना पड़ेगा। लाइक अगर जो पीछे जिसने अटेम्प्ट दिया है 2023 का या 2022 का, तो उसका बेसिक तो एस्पिरेंट का पहले से ही कवर्ड है, तो वो 2024 की या आगे की प्रिपरेशन के लिए वो मतलब एडवांस पे जल्दी स्विच कर सकता है। तो मतलब हम्म। ये कर सकते हैं कि पहले तो बेसिक करना ही पड़ेगा, वो तो मतलब बेयर मिनिमम है अपने लिए। हम्म। उसके बाद एडवांस कोर्सेज पर जा सकते हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये है नितेश कि पेपर वन में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट है, जिसमें मैक्सिमम हम देखें तो हम जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट आ जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो लीस्ट रिवॉर्डिंग है जिसपे हम ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट भी करते हैं लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है, ऐसा कुछ बताओगे? सर प्रिपरेशन के दौरान मैंने जैसे 2 3 ईयर्स का देखा है पेपर, सीएपीएफ का खुद दिया भी है 2 साल का। तो सर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो पॉलिटी है और साइंस का है वो पोर्शन काफी रिवॉर्डिंग रहता है सीएपीएफ में। लाइक हम्म। एज कम्पेयर टू सिविल सर्विस, यहाँ पे स्टैटिक ही पूछते हैं साइंस का भी और पॉलिटी से भी। बस पॉलिटी का एक एडिशन किया है कि मतलब रिसेंट जजमेंट्स वगैरह वो भी ऐड करने लग गए हैं, तो एस्पिरेंट्स को अगर उसको भी फॉलो करके चलेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। पिछले 2 3 साल से वो भी सब आ रहा है। और सर उसके बाद ज्योग्राफी भी ये मतलब मैथ बेस्ड नहीं पूछते हैं ज्यादातर सीएपीएफ के हम्म। अंदर, तो वो स्टैटिक ही रहता है, 11th 12th एनसीईआरटी से वो कवर हो जाता है। तो मेरे ख्याल हम्म। में सर ये 3 सब्जेक्ट प्लस में मैथ भी काफी इजी है, तो ये 4 सब्जेक्ट काफी रिवॉर्डिंग रहते हैं। एंड सर हम्म। कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट की मतलब उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना नहीं रहता, तो वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सर हिस्ट्री हम्म। काफी वास्ट रहता है उसका, जैसे स्टैंडर्ड सोर्स मैंने बताई तो 3 4 बुक तो ऑलरेडी हैं। बट सर उस वो भी आपको इतना ही एक्विप कर पाती हैं कि आप 70 80% पेपर ही अटेम्प्ट कर पाएंगे उधर। उसके बाद जो 20% क्वेश्चन है वो तो काफी ट्रिकी आते हैं।
तो आई थिंक हिस्ट्री का मतलब वो हमको लास्ट में करना चाहिए रिवीजन फेज के दौरान, तो उसको लास्ट में शुरू कर सकते हैं। ओके, देखो अटेम्प्ट की बात हुई तो पेपर अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पेपर वन के मैक्सिमम मतलब कितने क्वेश्चन करने चाहिए और आप कितने क्वेश्चन करते थे, और उसके साथ ही एक एडिशन क्वेश्चन है कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या होता था क्वेश्चंस को, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की तरफ जाते थे या फिर नपे तुले क्वेश्चंस को ही सोल्व करते थे? इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर एक्चुअली अटेम्प्ट तो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा है रिसेंट ट्रेंड में कि कट ऑफ काफी हाई जा रहा है, जैसे 2022 का भी 138 के आसपास टच कर गया था। तो हम्म। सर अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल में मेरी एडवाइस रहेगी एस्पिरेंट्स को कि 105 या 110 के आसपास तो इतना अटेम्प्ट रेट तो लेके चलना पड़ेगा। और सर मेरा भी इतना ही रहता था, मैंने 102 अटेम्प्ट किए थे 2023 के अंदर। और सर मेरा एक्यूरेसी लेवल 85% के आसपास रहता है। हम्म। मतलब सर वो अपने को मॉक मॉक टेस्ट देके पता चल जाता है कि आपको कई बार लगता है कि हाँ 50-50 क्वेश्चन है, ये 50-50% है, तो मेरे हम्म। को आ भी सकता है, नहीं भी। बट सर मॉक में अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अगर अपना माइंड याद कर उसे कर सकता है, तो हम उसे उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो सर यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, वो कितना अटेम्प्ट करना है वो आपको मॉक से पता चल जाता है, पीवाईक्यू वगैरह लगाइए, मॉक दीजिए, तो उससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। सपोज एक एक आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि चार ऑप्शन है आपके सामने और चार में से आप दो को एलिमिनेट कर पाए और आपके सामने दो रह जाते हैं फिर, तो उन दो में से कैसे आप चूज करते हो? आप एक एजुकेटेड गैस लेते हो या फिर ब्लाइंड गैस भी लेते हो? सर अगर जैसे दो आप बता रहे कि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए हैं, और सर अगर दो ऑप्शन काफी क्लोज हैं, तो आई थिंक सर मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहती है कि फिर तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा ही। मतलब पहले अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई करूंगा कि अगर वो रिकॉल में आ रहा है। नहीं तो अगर नहीं भी आ रहा है तो भी थोड़ा सा गैस तो मैं ले ले ही लूंगा, 50-50% वाले में तो कर दूंगा गैस। ठीक है। इतना तो सर कभी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 90 क्वेश्चन के आसपास आपने जैसे 85 या 90 अटेम्प्ट किए, तो वो काफी हम्म। डिफिकल्ट पड़ जाता है, फिर आपको एफिशिएंसी अबव 90 चाहिए। एक इसी में एड ऑन क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, पेपर को ओएमआर फिल करने का भी एक तरीका होता है, तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में जब उसको आंसर करते थे तभी ओएमआर फिल करते थे, और या फिर एक पूरी रीडिंग लेने के बाद उस पेपर की आप उसी में मार्क कर लेते थे और फिर ओएमआर के अंदर फिल करते थे? एक क्वेश्चन ये, साथ में ही इसके एड ऑन क्वेश्चन है कि आप उस पेपर की, पेपर वन की कितनी रीडिंग में उसको सोल्व करते थे? वन रीडिंग, टू रीडिंग और थ्री रीडिंग? अगर ओएमआर शीट को फिलिंग पे आए तो सर पहले तो मैं ये करता था कि 30-40 क्वेश्चन को तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर पे ही मैंने मार्क लगा दिया है हल्का सा, तो उसे पता चल जाए, क्योंकि सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एग्जाम की स्टार्टिंग में थोड़ा सा एरर होने का चांसेस रहता है कि क्या पता ओएमआर में अगर गलत फिल कर दे। तो 30-40 क्वेश्चन मैंने फिल कर दिए। उसके बाद फिर मैं वापिस से फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, तो जो भी मैंने सोल्व किए हैं अब फिर मैं ओएमआर शीट को फिल करने लग जाता हूँ। उसके बाद फिर 40 ऑनवर्ड्स भी फिर तो मैं साथ साथ में ही ओएमआर फिल करता था। तो सर ये तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। एंड सर कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन की कितनी बार रीडिंग देनी चाहिए, तो सर अगर आपको लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर लग रहा है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे सर कई क्वेश्चन तो देखे हैं कि आधे आधे पेज तक कवर कर जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो उसको ऐसे क्वेश्चन को मैं शुरू में स्किप कर देता था, और बाद में सेकंड या फिर थर्ड रीडिंग में फिर उसको सोल्व करता था। तो सर ये स्ट्रेटजी रहती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये बताइए, क्या पेपर वन को अटेम्प्ट करते हुए टाइम मैनेजमेंट एक इशू है या फिर टाइम बहुत मिलता है इसमें? नहीं सर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि सर मैथ्स के भी अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम्म। और पीछे पिछले काफी ट्रेंड अगर देखें तो वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी तो, मतलब हम्म। टफ तो नहीं है, बट थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा खा जाते हैं, तो सर इस वजह से उसके लिए आप पीवाईक्यू वगैरह और मॉक वगैरह लगाएंगे तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो पाएगा। जैसे सर 2024 का भी काफी लेंथी पेपर था, 2023 का भी थोड़ा सा लेंथी पेपर था मैथ्स के हिसाब पेपर थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, 2024 का भी लेंदी ही मानूंगा मैं, थोड़ा और ट्रिकी भी था। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। अब नितेश, हम इस पे बात कर लेते हैं, पेपर वन हमने अच्छे से डील कर लिया, अब पेपर टू की बात करें। तो पेपर टू की प्रिपरेशन के सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप सोर्सेज क्या रखे थे इसके, और पेपर टू में प्रिपरेशन करते हुए आपको प्रॉब्लम कहाँ, किस एरिया में आई, और उसको आपने डील कैसे किया? सर फर्स्टली मतलब पेपर टू के लिए अगर आप देखेंगे तो पहला मतलब इसके दो कंपोनेंट है, एक तो कि अपने को कंटेंट बिल्डिंग अपना कंटेंट होना चाहिए, और दूसरा सर हम्म। आंसर राइटिंग करना है डेली। हम्म। तो सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में यही दिक्कत रह गई थी, जो मेरे को लगा कि मतलब मेरी जो रिटर्न कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, कि मेरे पास कंटेंट की थोड़ी कमी थी, और सर टाइम मैनेजमेंट मैं ठीक से नहीं कर पाया था। मेरा अराउंड अराउंड 30-35 मार्क्स का जो पेपर टू था वो छूट गया था। तो सर मेरा ये मानना है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट और आपका जो कंटेंट कंटेंट है, वही आपको पेपर टू में सेल थ्रू करवाने में मदद जैसे करेगा। आपने बताया कि
एक टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है। फर्स्ट टाइमर जो अटेम्प्ट करते हैं शायद उनको लगता है कि सेम डे हम बना लेंगे, क्योंकि पूरे साल वो शायद पढ़ते ही रहते हैं और एग्जाम की डिमांड है कि आपको लिखना है 3 घंटा, और 3 घंटे लिखने की आदत हमारी बहुत छूट जाती है। जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तब तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, हम 3 घंटे लिखने की एटलीस्ट ये आदत रहती है सेमेस्टर एग्जाम पे। लेकिन 2 साल का गैप होने के बाद और वो 3 घंटा लिखना एक ही दिन विदाउट अटेम्प्टिंग एनी फुल एंड टेस्ट, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने कंटेंट बिल्डिंग की बात की, कंटेंट बिल्डिंग में आप कंटेंट कैसे बिल्ड करते थे? आप न्यूज़पेपर से कंटेंट उठाते थे या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसके ऊपर आप कोई थीम को पकड़ लेते थे, फिर उस पर कंटेंट बिल्ड करते थे? और कंटेंट बिल्ड करते भी थे तो आप सिर्फ या डिजिटल नोट्स पे कंटेंट बिल्ड करते थे या फिर पेन और पेपर से आप अपना कंटेंट बिल्ड करते थे? सर मेरा ये मानना है कि अगर आप नोट्स वगैरह बनाए मतलब अपने फिजिकल फॉर्म में, तो वो काफी एडवांटेजियस रहेगा आपको पेपर टू में, क्योंकि सर एक तो उसका प्लस पॉइंट है कि आपकी राइटिंग काफी इम्प्रूव हो जाती है, और उससे हम्म। आपको वर्ड लिमिट का भी पता चल जाता है कि आप एक एक पेज पे कितने वर्ड लिख रहे हैं, उसके हिसाब हम्म। से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सर मैं बताऊं तो मेरी हैंड राइटिंग काफी मतलब इलेजिबल सी थी, वो शुरू स्टार्टिंग में मतलब इतनी रीडेबल नहीं थी। तो उसके लिए मैंने 1 और 2 मंथ जैसे हैंड राइटिंग का भी डेली 1 पेज लिखता था, तो हम्म। उसके बाद फिर मैं अपना आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट करता था। और सर हम्म। उसके कंटेंट बिल्डिंग के लिए जैसे सर ग्रेजुअली हम न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट रहेगा। उसको सर सिलेक्टिवली ही पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा टाइम तो अपने को पेपर वन पर ही देना है, क्योंकि पेपर वन से ही मैक्सिमम मार्क्स हम फेच कर सकते हैं। और हम्म। पेपर टू के लिए आप 45 मिनट्स टू 1 आवर दे सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को। और उसके हम्म। बाद सर सिलेक्टिवली लाइक कई इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन आती है, विजन की मंथली मैगजीन, वो काफी बेनिफिशियल हो सकती है। लाइक स्टैटिक टॉपिक मैं उधर से कवर कर लेता था। तो सर हम्म। विजन का तो मेरा ऐसा था कि मतलब अलग से नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि वो फिर हम्म। काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। उसको हम्म। डिजिटल फॉर्म में ही हाईलाइट करके रख लेता था, और उसका रिवीजन करना, वो जितना मैक्सिमम टाइम अगर आप रिवीजन करते हैं तो फिर वही ज्यादा फायदा देता है एग्जाम में, बजाय कि आप अगर ज्यादा सोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं और हम्म। रिवीजन उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा रोंग अप्रोच चला जाता है। तो सर एक तो विजन हो गया, और उसके बाद न्यूज़पेपर से जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई भी ऑर्डर वगैरह जजमेंट मिल जाती है, कोई कमेटी रिपोर्ट मिल जाती है, तो सर ऐसी चीजों को अगर हम अपने ऐसे में या अपने रिपोर्ट में अगर डालते हैं, तो काफी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर टू फेच मोर मार्क्स। नितेश, एक आपने न्यूज़पेपर पे थोड़ा स्ट्रेस दिया है कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते थे, मतलब थ्रू आउट प्रिपरेशन आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग का हमें मैं बताऊं तो डायरेक्ट तो हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि एक दिन हमने न्यूज़पेपर किया, एक महीना भी न्यूज़पेपर हमने रीडिंग किया तो उसका इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता। वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उसका उसका शायद इंटरव्यू में भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा और पेपर टू में भी दिखेगा थोड़ा सा उसका। आप बोलोगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत होता है। आपकी स्किल्स जो है, रीडिंग स्किल्स भी, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो मुझे बताइए, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज़पेपर से क्या आप नोट्स भी बनाते थे? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्टार्टिंग में 2022 वाले अटेम्प्ट में तो मैंने द हिंदू फॉलो किया था, बट सर वो टाइम कंज्यूमिंग काफी हो जाता है, लाइक 1.5 to 2 आवर वो कंज्यूम कर जाता था मेरा दिन का। तो सर हम्म। उसकी वजह से मैं पेपर वन को टाइम डिवोट नहीं कर पाता था इतना ज्यादा। तो उसके हम्म। बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने द हिंदू की जगह इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया। उसको मैं 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के आसपास में कवर अप कर देता था। और सर डेली मतलब डेली नोट्स बनाने की बजाय मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि 1 वीक के अंदर, जैसे हमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसके बाद एक हफ्ते तक का न्यूज़पेपर हो चुका है कवर, उसके बाद हम्म। वीकेंड पे या संडे को जैसे हम उसको बैठ के एक बार फिर से देखेंगे न्यूज़पेपर को, जो भी साथ साथ में तो हाईलाइट किया हुआ है, तो एक न्यूज़पेपर से 2 या 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं, वो सब आधा या एक पेज के अंदर उससे मैं फिजिकली नोट बना लेता हूँ। तो सर वो सब रिवीजन के टाइम पे काफी हेल्पफुल रहता था। तो आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे वो डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर आपके पास फिजिकल न्यूज़पेपर आता था? जी सर फिजिकल न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, क्योंकि सर डिजिटल में तो मतलब काफी अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम में दे नहीं पाता था, तो मैं ज्यादा ठीक है। कंफर्टेबल। तो आप उसी में मार्क करते थे और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालते थे कि सारे हफ्ते के जो भी पिछले न्यूज़पेपर है जो भी हाईलाइट उसको किया है सेम डे, उसको फिर आप नोट्स में कन्वर्ट कर लेते थे। तो आपकी स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि एक जो न्यूज़ है वो कई हफ्तों तक जो है बिल्ड होती रहती है। उसको सेम डे अगर न्यूज़ बनाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगले दिन आ जाती है, फिर उससे अगले दिन आ जाती है, तो हमारे पास क्या है वो रिपीटिशन हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी काफी अच्छी लगी कि हफ्ते में न्यूज़पेपर के एक ही दिन न्यूज़ वो जो है नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया आपका लगा। अब हम जी सर। बात करते हैं कि पेपर टू की प्रिपरेशन में क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? यस सर, वो मैं सर ऐड ऑन करना भूल गया, पीवाईक्यू से ही, तो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर टू में।
सर उससे अपने को मतलब थीम्स का आइडिया आ जाता है कि वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से पूछ रहा है। जैसे कि एसए में अगर 4 एसए हैं तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी से शोर शॉट है कि वो जरूर आता ही है। उसके बाद सर तीसरा कंटेंट अगर है वो करंट से रिलेटेड कुछ जोड़ के आ सकता है। लाइक इलेक्शन ईयर था 2024, उसमें इलेक्शन से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सर जीएस में जो कवर किया है लाइक पॉलिटी में गवर्नर का या इकोनॉमी से कुछ, तो वो हम्म। स्टैटिक पार्ट से वो सब भी, तो ये सब थीम आइडेंटिफाई अगर एस्पिरेंट करना चाहें तो वो पीवाई 2 को सोल्व करके वो पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है पेपर टू से प्रिपरेशन से रिलेटेड कि बिफोर द फाइनल टेस्ट आपने पेपर टू के कितने फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं? सर मैंने 6 और 7 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए थे 2023 के लिए। ठीक है, 6 से 7 आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं। तो आइडियली 5 से 6 तो हमें फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करनी चाहिए। राइट सर। और क्योंकि क्योंकि सर उससे ही हाँ, पहले अटेम्प्ट में जो आपने किया था, जो गलती आपने की थी, शायद उससे लर्निंग आपने ली और सेकंड अटेम्प्ट में वो लर्निंग आपने वहां पे इम्प्लीमेंट की, वो गलती नहीं की, क्योंकि 30 से 35 मार्क्स का आपका छूट गया था, आपने वो बताया मुझे। तो अब कुछ जो है हम ऐसी बातें करेंगे रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड तो नहीं होगी, वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, आपके पीयर ग्रुप से रिलेटेड होगी। तो आप जो तैयारी करते थे सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ की तैयारी में क्या आप अकेले तैयारी करते थे या ग्रुप स्टडी करते थे? सर एक्चुअली रिटर्न एग्जाम की तो मैंने अकेले ही प्रिपरेशन की थी, क्योंकि सर एक दो ग्रुप बना के भी देखा था तो वो प्रोडक्टिव हम्म। भी नहीं रहता। और उसके बाद हम्म। सर बार बार मतलब रिपीटिशन भी काफी हो जाता है। जैसे मान मान लीजिए कि मैंने पॉलिटी अगर कवर किया है, तो फिर दूसरा बंदा अगर वो सिंक में नहीं चल रहा तो वो अगले मंथ फिर वो पॉलिटी के डाउट पूछ रहा है, या फिर हम्म। वो पॉलिटी के कंसेप्ट पे डिस्कशन चल रहा है। तो सर मेरे को वो इतना एफिशिएंट नहीं लगा पीयर सिस्टम फॉर द रिटर्न। बट हम्म। सर फिजिकल और मेडिकल के बाद हमने एक पीयर ग्रुप बनाया था इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो सर वो काफी बेनिफिशियल था, हम उसमें काफी एक्टिव भी थे। और सर उसमें हम्म। हमने जैसे मैक्सिमम डेफ के क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे, एक दूसरे का डेफ एनालिसिस करते थे। हम्म। और जब इंटरव्यू का शेड्यूल आया तो उससे 1 डेढ़ महीना पहले, तो उससे पहले हम अपना मॉक इंटरव्यू भी आपस में ले लेते थे। तो 4 5 मेंबर का जो पीयर ग्रुप था वो काफी बेनिफिशियल रहा। तो मैं हम्म। एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि ऐसे पीयर ग्रुप अगर आप मतलब एक्टिव रह के अगर उसे फॉलो करें तो काफी आपको बेनिफिट दे सकता है। तो इसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जैसे आपने बोला कि पेपर वन या फिर पेपर टू की प्रिपरेशन में जनरली आप जो है अकेले प्रिपरेशन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपने ट्राई करके देख लिया था, पीयर ग्रुप आपके लिए काम नहीं कर रहा था। और एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जो स्ट्रेटजी आजकल चली हुई है कि पीपल यूज टू टेक सम टॉपर स्ट्रेटजी, तो क्या आपने भी कोई स्ट्रेटजी ऐसे इंप्लीमेंट की कि किसी टीचर ने बताया या फिर किसी टॉपर ने बताया और वो आपने ऐसे के ऐसे जो है आपने ऑप्ट कर लिया और उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? या फिर आपने खुद की अपने आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपने चैलेंजेस को देखते हुए, अपने लर्निंग तरीके को देखते हुए आपने ऐसे कोई स्ट्रेटजी बनाई, या फिर आपकी प्रिपरेशन की कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, आप जो है ऑब्जेक्टिव बेस रहते थे, मेरी एक हफ्ते की स्ट्रेटजी या एक दिन की स्ट्रेटजी है, मुझे कैसे भी करके बुक कंप्लीट करनी है? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत बार कुछ एक्सपीरियंस की स्ट्रेटजी होती ही नहीं, उनको सिलेबस कंप्लीट करना, उनको नंबर ऑफ टेस्ट लगाने, एक लॉन्ग विजन की स्ट्रेटजी नहीं होती। तो आप इस पे क्या कमेंट करोगे? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी तो लेके चलनी पड़ती है। लाइक कि मेरे को इतने टाइम में इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देके चलना है, इतना टाइम इसको देना है। और मेरा एंड मंथ में लाइक 2 और 2.5 मंथ तो रिवीजन के लिए बचे। और उसी हम्म। में आपको पेपर 2 का आंसर राइटिंग भी करना है, मॉक भी लगाने हैं फाइनली। तो सर मेरा हम्म। मानना है कि मतलब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो लेके चलनी पड़ेगी। और उसके लिए सर मैंने थोड़ा सा मतलब हिमांशु बस रैंक 1 है 2021 के लिए। तो सर हम्म। उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ली थी, तो वो काफी मेरे को मतलब हेल्प किया। उनकी स्ट्रेटजी वगैरह वो, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटजी वगैरह थोड़ी मतलब चेंज की। और वो काफी मेरे को बेनिफिशियल साबित। ओके, दैट टॉपर स्ट्रेटजी वर्कड फॉर यू, राइट? यस ओके, राइट। तो इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, नोट्स मेकिंग प्लस, जैसे आपने नोट्स में बताया कि ओरिजिनली तो आपने नोट्स जो है हैंड से बनाए थे, रिटर्न मटेरियल जो है आपने मेनली फॉलो किया था, तो क्या आपने कोई टॉपर्स नोट्स भी फॉलो किए थे? नहीं सर, टॉपर नोट्स नहीं, मैं खुद के ही नोट्स बनाता था। क्योंकि सर अगर आप जो खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर पेन से लिखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक, ज्यादा लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रहती है। तो सर हम्म। मेरा यही मानना था कि मतलब टॉपर से आप गाइडेंस वगैरह ले लीजिए, बाकी उसके बाद जो आपको अपना जो नोट्स वगैरह बनाने हैं वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वही ज्यादा बेनिफिशियल है। वही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो नितेश मुझे ये बताइए कि टिपिकली अगर सपोज आप दोबारा से प्रिपरेशन फेज में थे, या फिर अब याद कर सके कि आप अपने प्रिपरेशन फेज के अंदर आप अपना शेड्यूल कैसे रखते थे, कि एक पूरे दिन के अंदर आप कितने घंटे पढ़ते थे या किस टाइम पढ़ते थे, जैसे शुरुआत आपकी दिन की कैसे होती थी और एंडिंग कैसे होती थी,
और प्लस में इस पर आप ऐड ऑन करके बताना कि पेपर वन प्लस पेपर टू की प्रिपरेशन आप एक दिन में कैसे करते थे। या तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे पेपर वन का, पेपर वन के दो तीन सब्जेक्ट पढ़ लिए, और फिर पेपर टू का पढ़ना होता था तो सेम डे पढ़ते थे, या फिर हफ्ते में कुछ दिन रिजर्व थे कि भाई स्पेसिफिकली इस दिन पेपर टू पढ़ूंगा। सर मेरा मतलब ये मेन टारगेट रहता था कि डेली एटलीस्ट 8 आवर तो प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरह डिवोट करना ही है, अगर कोई भी रीजन हो फिर भी 8 आवर तो डिवोट होना ही चाहिए। और सर उसको इंक्रीज करके 10 या 11 आवर तक भी मैं लाया हूँ। जब हम्म। एग्जाम नियर आया तो लास्ट के 2 मंथ्स में 10 आवर के अराउंड भी फिर वो स्टडी करना पड़ता है। और सर हम्म। उसके अगर पेपर वन और पेपर टू की बैलेंस की बात करें तो सर पेपर वन के लिए तो मैं ऐसा करता था कि दो सब्जेक्ट को उठा लेता था साथ में। और हम्म। क्योंकि सर एक सब्जेक्ट को मैंने उठा के देखा तो उसमें काफी मतलब मेरे को थोड़ा बोरिंगनेस थोड़ा फील होने लग जाती थी, बट दो सब्जेक्ट में थोड़ा मतलब फ्रेशनेस आ जाती है, हम्म। समथिंग चेंज, वो मोनोटोनी जो है वो एक ब्रेक हो जाती है। तो दो सब्जेक्ट को मैं मतलब कवर करता था, 1-1.5 मंथ में वो एक करता था। और उसके बाद सर अल्टरनेट डेज पे आंसर राइटिंग वगैरह में कर देता था, जैसे एक दिन आंसर राइटिंग किया, उसके बाद अगले दिन उसका इवेल्युएशन और उसका एक शॉर्ट नोट बना लिया पेपर टू के लिए, मतलब एक पेज में या उससे भी थोड़ा कंसाइज, ताकि वो हम्म। लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के टाइम में वो हेल्प कर सके। तो सर ये स्ट्रेटजी रहती थी। एक और पेपर टू का ये मिथ रहता है कई बार कि लास्ट टाइम के अंदर वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, क्या वो फॉलो करते थे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट? सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। वो पेपर टू काफी मतलब आपसे हार्ड वर्क मांगता है, वो एक्सपेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको मतलब 80 to 90 टॉपिक्स तो जो आपने लास्ट में 3-4 मंथ में जो कवर किए हैं उधर से थोड़ा बहुत मैच करके 40-45% जो है वो एग्जाम में आ सकता है, बट जो लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उधर से तो सर काफी रेयर चांसेस है, क्योंकि सर वो paper two is all about hard work. So you have to work for like at least 2-3 months. You have to do the answer right. So then only it will help. मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर टू के अंदर चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ये तो होगी सारी पढ़ाई की बातें, तो पढ़ाई की बातें तो चलो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे? क्योंकि हम रेगुलरली तो शायद 8-9 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे, हमें कुछ ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक अगर लेते भी थे आप एक दिन के अंदर तो कितने घंटे का? अगर आपको सपोज कई दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, हफ्ते हो गए हैं, तो आप कितना गैप लेते थे? 48 घंटे, 2 दिन, या फिर बीच में कहीं घूमने भी जाते थे आप, ऐसा कुछ था? सर मेरा जैसे ये था कि मतलब मंडे टू सैटरडे को मैं टाइम टेबल फॉलो करने का ट्राई करता था, और तो संडे को थोड़ा हम्म। ऑफ ले लेता था। संडे को बस ये रहता था कि एक फुल लेंथ टेस्ट दूंगा पेपर पेपर वन के लिए, या फिर हम्म। अगर जो मेरा सब्जेक्ट होगा तो उसके मॉक लगा लूंगा, उसका इवेल्युएशन करूंगा बस, बाकी तो संडे को फिर वो ऑफ रहता था। तो सर हम्म। मेरे फ्री टाइम में या फिर मतलब एंजाइटी को थोड़ा किल करने के लिए तो मैं अपना हॉबी परस्यू कर लेता था, मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट रिक्रिएशन का आपका एक बहुत बड़ा सोर्स था। अच्छा चलो, अब फोर्सेस पे कुछ बात करते हैं। जैसे आपको अभी एसएसबी अलॉट हो गई है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कब है कि ज्वाइनिंग एसएसबी की वो दे देंगे? ये सर दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि सर जनवरी में 2021 और 2022 वाले बैच का असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। तो सर हम्म। उनके बाद ही शायद ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो जनवरी या फरवरी में आ सकती है। और अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब उसके लिए प्रिपरेशन अपने आप को खुद मतलब यू गो ऑन अ वॉक, या फिर रनिंग, या फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू कर दिया ट्रेनिंग के लिए? सर रिजल्ट जैसे 5 जुलाई को आया तो उसके हम्म। उसके बाद 1 मंथ तो मैंने जैसे मतलब फुल एंजॉयमेंट में ही चला गया, मतलब लेट उठ हम्म। रहे हैं, रात को भी movie वगैरह देख के लेट सो रहे हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा फिजिकल हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं था। बट सर उसके बाद जैसे ग्रुप वगैरह में पता चला कि मतलब ट्रेनिंग भी होनी है, तो ट्रेनिंग के लिए फिजिकल मतलब मिनिमम फिजिकल फिटनेस भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सर अब मैं डेली एक्सरसाइज लाइक 1 आवर डिवोट करता हूँ एक्सरसाइज को, डेली 3 किलोमीटर रनिंग, एंड उसके बाद स्लाइड पुशअप पुलअप पिन, तो ये सीटअप्स वगैरह, तो ये सब 1 आवर का वर्किंग काफी है, वर्कआउट 1 आवर का। ठीक है, एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दीजिएगा आप। जैसे हम ये देखें कि अभी रिटर्न का रिजल्ट आया है 2024 का सीएपीएफ का, तो जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है तो उनको अभी पीएसटी और पीईटी के लिए भी जाना है, प्लस में फिर उनका इनका इंटरव्यू भी होगा, प्लस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए दोबारा से वो रिटर्न वाली साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करें कि भाई आपको रिटर्न की भी प्रिपरेशन करनी है, पीईटी की प्रिपरेशन करनी है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इनको फेजेस में बताइए कि इस टाइम के लिए यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीईटी प्लस रिटर्न, और फिर इंटरव्यू की तैयारी आप जब से शुरू करिए या फिर आज से शुरू कीजिए। तो इसके बारे में आप बताइए कुछ कि क्या आपका इसके ऊपर सोचना है और आपने कैसे किया था? तो जैसे अगर रिटर्न रिजल्ट आने के बाद अगर देखें तो अराउंड 2 और 2.5 मंथ तो होते हैं फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए। तो सर मैं एडवाइस करूंगा कि 2 मंथ, मतलब अभी अक्टूबर और नवंबर तो है ही मिनिमम, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल हम्म। स्टार्ट होंगे। तो सर अभी इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी
जैसे नॉर्मल रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 1.5 किलोमीटर रनिंग। जैसे टाइमिंग वगैरह स्टार्टिंग में नोट मत कीजिए आप। वो धीरे धीरे आप 1 वीक 2 वीक एंड्योरेंस एंड्योरेंस आपका बिल्ड हो जाएगा, लेग स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। तो उसके बाद हम 800 मीटर के लिए और 100 मीटर के लिए टाइमिंग वगैरह नोट कर सकते हैं। हम्म, अभी तो मतलब सर जो फिजिकल में है वो लेग स्ट्रेंथ ही ज्यादा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आर्म स्ट्रेंथ का तो एक अपना शॉर्ट पुट का इवेंट होता है, वो तो ऑलमोस्ट 95% जो स्टूडेंट है वो क्लियर कर देते हैं। तो अपने को लेग स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो उसके लिए रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। एंड आफ्टर 1 और 2 वीक्स वी कैन स्टार्ट नोटिंग द टाइम। तो सर फिजिकल के लिए तो ये एडवाइस है। और सर लास्ट में जैसे नवंबर के 15-20 के आसपास अगर आपके पास जब 15 से 20 दिन ही बचे हैं, फिजिकल आपका होने वाला है, तो उस टाइम हम्म, पे आप 1 डे रेस्ट भी दे सकते हैं, तो देना ही चाहिए मैं तो कहूंगा। क्योंकि सर उस टाइम पे अगर इंजरी हो जाती है तो वो काफी डिसएडवांटेज रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो इंजरी से भी बचना है और आराम से एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस इतना नहीं लेना है, और बाकी बढ़िया फिजिकल आसानी से हो जाता है। तो सर फिजिकल के लिए तो ये एडवाइस रहेगी। एंड सर इंटरव्यू के लिए अगर मतलब अगर अभी एस्पिरेंट्स का नेक्स्ट अटेम्प्ट भी बचता है, तो वो उसकी अभी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन अभी परस्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू का तो सर लास्ट में जो जब फिजिकल मेडिकल का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद भी अराउंड मिनिमम 2 and 3 मंथ तो होते ही हैं इंटरव्यू के लिए। तो हम्म। दैट टाइम इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। एट दैट टाइम वी कैन मेक द पीयर ग्रुप एंड वी कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। तो सर दैट वुड बी द अप्रोच टू हैंडल दिस एट द एग्जाम। सेम टाइम जैसे वही अगर कैंडिडेट को सपोज शायद आपने तो जर्नी ट्रेवल, हाँ आप कर ही रहे थे, जैसे आपने बताया था कि 2023 के साथ भी जब आपका 2023 में सिलेक्शन हुआ इस सीपीएफ के अंदर, आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप वो प्रिपरेशन आपने फिजिकल के बाद ज्यादा स्टार्ट करनी शुरू कर दी, और उसके बाद तो इंटरव्यू भी आता है, तो इंटरव्यू प्लस फिजिकल की प्रिपरेशन प्लस आपने रिटर्न पार्ट, तो रिटर्न पार्ट को कैसे मैनेज किया आपने? सर मेरा जैसे फिजिकल मेडिकल जब क्वालिफाई हो गया था, तो प्राइमरी एम तो यही था कि इंटरव्यू का मेन फोकस करना है। बट सर हम्म, इंटरव्यू में भी आपको ये नहीं करना है कि मतलब पूरे ही दिन आप इंटरव्यू के लिए डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए डेली 2 आवर वुड बी सफिशिएंट। एंड रिमेनिंग आई वाज ट्राइंग टू डिवोट फॉर द नेक्स्ट 2024 रिटन एग्जाम, लाइक पॉलिटी एंड ऑल आई हैव स्टार्टेड, सो देयर हम्म। रिवीजन अगेन आई हैव। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि डू नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग द रिटर्न पार्ट अनलेस यू फाइंड योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। कई बार गलती हो जाती है, कई बार कैंडिडेट जो हैं थोड़े से कंप्लेसेंट मूड में आ जाते हैं कि शायद हो ही जाएगा, या फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑन दीज फैक्टर्स के साथ इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस कर ले, क्योंकि इंटरव्यू इज वेरी ट्रिकी, यू नेवर नो कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट? तो आप प्रिपरेशन जो है पेपर वन और पेपर टू की, उसकी तैयारी मत छोड़िए, तो मेरा ये कहना है, आप इस पे क्या कहोगे? Sir, I completely agree with this advice, and I would further add on to the for the aspirants that like the CAPF exam, if we see like paper one is predictable, like we can predict how much marks we are getting, but the rest of process, the paper two, the physical, medical, and plus the interview, so that is quite tricky part, and we might not be very much sure about our selection. So I would advise them that they should like at the same time for preparing for the interview, they have to also start the preparation for the written exam of the next year or some other exam. So that would be my advice. So one final piece of advice I want from you for those candidate who would be appearing for 2025, एक एडवाइस आप दीजिए कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि अगर आप इस पर्टिकुलर सीपीएफ के लिए आप प्रिपेयर करना ही चाहते हो, तो व्हाट इज योर प्रिपरेशन का मेन आइडिया क्या है? अगर आप आना ही चाहते हो इस एग्जाम की इस पर्टिकुलर फोर्स के अंदर, तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, और ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और साथ में ही ये डिमांड है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर आई बिलीव कि 1 ईयर तो बेयर मिनिमम टाइम है। हम्म, मतलब एक्सेप्शन कुछ होते हैं, अगर जो कुछ एस्पिरेंट्स अगर सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कम टाइम में वो निकाल सकते हैं सीपीएफ। बट सर अगर मतलब किसी फ्रेश एस्पिरेंट के लिए बात करूं, तो 1 साल तो उनको डिवोट करना ही पड़ेगा एग्जाम में डेली, एंड दे हैव टू ट्राई दैट टू गिव द 8 to 10 आवर फॉर दिस फॉर प्रिपेयरिंग द रिटन एग्जाम। और सर उसके लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पेपर वन में तो आपको स्टैंडर्ड बुक जो है, एनसीईआरटीज हैं या गाइड जो है, वो पहले कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप एडवांस टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री है। जैसे सर हम बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा उसका बेनिफिट थोड़ा कम रहता है, तो उसको लास्ट में कर सकते हैं। उससे पहले हम जो बेनिफिशियल सब्जेक्ट हैं जिन पे थोड़ा टाइम देके ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है, तो उनको हमें पहले कवर करना चाहिए, उसके बाद हिस्ट्री वगैरह को कवर करना चाहिए। एंड सेकेंड एडवाइस वुड बी दैट पीवाईक्यू आर द मस्ट, दैट वी मस्ट गिव द पीवाईक्यू हम्म, last 10 to 15 year at least we have to give the PYQ. From there only we could guess like how much the examiner, how he is asking the paper,
and some questions they are repeating also. So that would help for paper one. And for paper two, we have to daily do the answer writing. Paper two is slightly time consuming in the beginning. The aspirant might मतलब वो हेजिटेट करते हैं कि आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, फैन चलाना पड़ेगा। तो सर हम्म। उसको थोड़ा वो ग्लास सीलिंग को तोड़ना पड़ेगा और उन्हें आंसर राइटिंग करके ही वो उसमें पेपर टू में मार्क्स ले पाएंगे। तो सर यही मेरी एडवाइस है। ओके, बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी कि वो इनर्शिया जो है पेपर टू का वो तोड़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप सिलेक्शन के नजदीक जाते हो। श्योरिटी तो तब भी नहीं होती है, बट यू कम वेरी नियर टू द सिलेक्शन। और राइट। हाँ, इसमें बस आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपका कोई सवाल मुझसे? नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द एस्पिरेंट। Okay, thank you. So we also did your interview. So how was your interview experience with us? Sir, the interview, your institute interview, that also helped me in some of the ways, like the way in which the DAF analysis was being done by your team. So that I found very helpful. And one or two questions they were directly came there in the original interview also. Like one was from chemical weapon they have asked some question, and some chemical weapon treaty. So that was already being covered by you in the mock interview and the DAF analysis. So I found that part quite helpful. So thank you, sir, for that. Most welcome, and thank you again. One more thing, how did you find out that we were conducting some interview? Sir, from like as I told in the peer group, we are having 4 or 5 friends. So one friend from there told me that the tag team, tag CAPF, they are also conducting the interview. So Okay. from there I came to know about your ओके। interview. ओके, सो थैंक यू नितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने इतना एक शॉर्ट नोटिस पे आपने बोला कि सर हाँ, वी कैन डू द इंटरव्यू, और एक बड़ा मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे हो जो सीएफएफ में आना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी जर्नी जो है, मैं ये मानता हूँ कि पर्सनली आप तमिलनाडु जॉब करके आए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है, एक फेलियर भी आपने देखा है सीएपीएफ का, और उससे बहुत ही जल्दी उस फेलियर से आपने कोप अप किया है। और आपकी रेजिलियंस पावर मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जिस हिसाब से आपने उस फेलियर से लर्न करके एंड देन यू अगेन वेंट इनटू दिस साइकिल। आप सीएपीएफ की साइकिल में दोबारा जाते हो और फिर आप क्या करते हो, दोबारा से उसको क्लियर करते हो, और आज आप यहाँ पे हो। और जिस आप एरिया से आते हो, जींद और यहाँ पे, थोड़ा सा ये जो एरिया है फोर्सेस के लिए इंक्लाइंड जरूर है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे देखें तो सोल्जर के लिए लोग जाते हैं, राइट। ऑफिसर्स भी बहुत ज्यादा यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ से सोल्जर्स की खान इसको माना जाता है। तो आपकी जो पृष्ठभूमि भी है, शायद यहाँ पे आप अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में? Sir, यस urban सर, area है जी। इट इज अर्बन एरिया, तो यू आर लिटिल प्रिविलेज्ड। लेकिन काफी लोग जो है रिमोट एरियाज के अंदर भी रहते हैं, तो उनके लिए भी शायद आपकी जो प्रिपरेशन जो है, जो जर्नी आपकी रही है, जो आपने बताया, उनके लिए कुछ फायदा कर सके। तो इन फ्यूचर भी हम कनेक्ट हो सकेंगे। इफ एनीबडी वांट टू कनेक्ट विद यू, सम एस्पिरेंट, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू, कैन आई शेयर योर टेलीग्राम आईडी विद देम? Yes, sir, sure, surely, sir. ओके, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल, थैंक यू नितेश, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, ओके। sir. ओके, थैंक यू।